Hello to everyone, this is Sujit Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel. तो बच्चे आप मुझे ऐसे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बना करके YouTube पर लेकर के आऊँ। और मेरा एक ही एम ऑफ टारगेट है कि मेरे पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो सके। ठीक है, तो मुझे आप ऐसे ही सपोर्ट कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए बच्चे कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, किस पर्पज़ के लिए पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने अभी रिसेंटली एक सीरीज़ को कंप्लीट किया एंड देन हमने अपने चैनल पर कम्युनिटीज़ टैब के थ्रू हमने लोगों से पूछा कि बच्चे आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो आप अपना भी फीडबैक मुझे दे सकते हैं और साथ में बता सकते हैं कि आप कौन सा चैप्टर अगली सीरीज़ में के लिए चाहते हैं। ठीक है, तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है ना बच्चे, वो ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इस चैप्टर के थ्रू आप अंडरस्टैंड करेंगे कि आपका जो पूरा बॉडी है ना, और इस बॉडी के अंदर जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, और इन सभी ऑर्गन सिस्टम का एक जो फंक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में चलता है। ठीक है, तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ये पार्ट जो है वो फर्स्ट पार्ट है बच्चे। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस चैनल के लिंक को शेयर करो ताकि सभी का बेनिफिट हो। चलो स्टार्ट करते हैं। साथ में मुझे आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझसे कनेक्ट होने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मैसेज कर सकते हैं बच्चे, जहाँ से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिलेगा और पीडीएफ मिलेगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स मिल सकते हैं। तो आप मुझसे जुड़िए मेरे व्हाट्सएप नंबर और मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है ना बच्चे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये समझ सकते हैं बच्चे कि जो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब देखो, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आपके बॉडी में डिफरेंट क्या है, सिस्टम्स हैं, और वो सिस्टम जो है ना उनका एक स्पेशलाइज्ड क्या है, फंक्शन है। और ये सारा फंक्शन जो है ना वो कंट्रोल होता है आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू, ताकि आपके बॉडी के अंदर की जो कंडीशन है ना वो स्टेबलाइज हो। ठीक है, वो स्टेबल हो। इसी टर्म को हम डिफाइन करते हैं होम्योस्टैटिस। जब भी आप फिजिकल एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो या जब भी आप दौड़ते हो, भागते हो, खेलते हो, तो आपके बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, और वो चेंजेस किस तरीके से होते हैं आप इस चीज़ को फील करना। ठीक है, तो जब आप फिजिकल एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हो, ठीक है, अब वो आप कुछ भी कर सकते हो, जब परफॉर्म करते हो तो आपके बॉडी में सडनली किस चीज़ का डिमांड होता है, एनर्जी का डिमांड होता है। किस चीज़ का डिमांड होता है, जो आपकी बॉडी में एनर्जी का जो डिमांड है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब ये एनर्जी का जो डिमांड इंक्रीज हुआ है ये किस चीज़ के लिए, फॉर मेंटेनिंग द मसल एक्टिविटी। मीन्स जो मसल अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रही हैं उसको करते रहने के लिए आपकी बॉडी में किस चीज़ की डिमांड होती है, तो एनर्जी की डिमांड होती है। ये तो बहुत सिंपल लेमन वर्ड्स में आपको मैं समझा रहा हूँ बच्चे। अब देखो होता क्या है ना कि जब एनर्जी की डिमांड होगी तो साथ में साथ ऑक्सीजन की जो सप्लाई होगी ना बच्चे, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसकी भी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब ये इंक्रीज किसके हेल्प से होगी, तो ड्यू टू रेस्पिरेशन प्रोसेस, ड्यू टू रेस्पिरेशन प्रोसेस। अब देखो, देख रहे हो आप, बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स जो है ना वो कनेक्ट हो करके काम करते हैं। अब रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो ब्रीथिंग के प्रोसेस को क्या करेगा, ऑक्सीजन की जो डिमांड है उसको फुलफिल करेगा। साथ में हार्ट बीट जो है वो भी क्या होगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और साथ में आप देखोगे कि इंक्रीज
द ब्लड फ्लो, क्योंकि ब्लड के ही थ्रू क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। हमने अभी लास्ट सीरीज में अंडरस्टैंड किया ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को, तो हमने देखा कि वहाँ पर जो प्राइमरी कैरियर है ना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने के लिए क्या है आपका आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। तो देखो जब भी आपने एक्सरसाइज परफॉर्म किया आपकी बॉडी में एनर्जी का डिमांड होगा ताकि मसल की एक्टिविटी को मेंटेन किया जा सके, और ये एनर्जी का जो डिमांड है उसके अलावा आपको क्या सप्लाई करना पड़ेगा बच्चे, ऑक्सीजन, साथ में यहाँ पर रेस्पिरेशन, हार्ट बीट और बहुत सारे अलग अलग सिस्टम जो है ना वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। तो अब देखो होता क्या है ना कि जब ये आप एक्सरसाइज करते हो तो ये सारे डिमांड होते हैं, और जब आप एक्सरसाइज करना बंद कर देते हो तो आपकी बॉडी धीरे धीरे अपनी कंडीशन को नॉर्मल स्टेज में जाने लगती है, ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ को थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं बच्चे कि आपकी जो बॉडी का जो ह्यूमन बॉडी है, इसे फिजिकल एक्सरसाइज से रिलेट करना बच्चे, तो जो ह्यूमन बॉडी है ना वो कंसिस्ट होती है, कंसिस्ट विथ ऑर्गन, या आप बोल सकते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अब देखो जो भी ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है, इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, ये एक स्पेसिफिक क्या परफॉर्म करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यहां तक तो चीजें सभी को क्लियर है। अब ये जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं ना, ये ऑर्गन सिस्टम जो है ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। तो आप कह सकते हैं दीज ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स मस्ट बी वर्क इन कोऑर्डिनेटेड मैनर। अब ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम क्यों करते हैं, जस्ट टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशन, और इसी कंडीशन को, इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए ये सारी ऑर्गन सिस्टम जो है ना वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, ठीक है। और इसी टर्म को हम डिफाइन करते हैं होम्योस्टैसिस, कॉल्ड एज होम्योस्टैसिस। अब ये ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है वो किससे कंट्रोल होते हैं बच्चे, तो किससे कंट्रोल होते हैं, कंट्रोल बाय आवर नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो देखो इसी चीज की इंपॉर्टेंस है बच्चे कि हम नर्वस सिस्टम, या आप कह सकते हो न्यूरॉन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को इसलिए अंडरस्टैंड करते हैं बच्चे क्योंकि जो आपका ब्रेन है ना वो नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, और आपकी बॉडी के अंदर जितने सिस्टम है ना उनके फंक्शंस को कोऑर्डिनेटेड मैनर में कौन कंट्रोल कर रहा है, तो आपका नर्वस सिस्टम, जिसमें आप बोलते हो ह्यूमन ब्रेन। इस चीज़ को हम और डिटेल मैनर में लेके चलेंगे। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया होगा कि हम नर्वस सिस्टम को क्यों अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अगर इस चीज़ को हम थोड़ा और डिटेल में लेके चलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर आगे जाएगा हम इस चीज़ को और डिटेल्ड मैनर में अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात करूं नर्वस सिस्टम के बारे में, तो बेसिकली हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि जो आपका नर्वस सिस्टम है बच्चे, ये क्या करता है, तो आप मेंशन कर सकते हैं प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज्ड
नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड्स पे ध्यान देना, पॉइंट टू पॉइंट connections for a quick coordination। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम जो है ना वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नेटवर्क प्रोवाइड करता है बच्चे, जो पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम को कनेक्ट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो आपका इंटायर नर्वस सिस्टम में आप अगर कुछ फंक्शन को अंडरस्टैंड करो तो मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल कोऑर्डिनेशन में आप अंडरस्टैंड करेंगे बच्चे। पहली चीज यहां पर जैसे कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, लाइक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स की आप बात करोगे। ठीक है, साथ में आप बात करोगे बच्चे इंपल्स कंडक्शन के बारे में बात करोगे, साथ में आप बात करोगे सिनेप्सिस के बारे में बात करोगे, सिनेप्सिस के बारे में बात करोगे। ठीक है, एंड आप बात करोगे बच्चे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। तो ये सारे पॉइंट है ना बच्चे, इनको हम डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड करेंगे। तो एक चीज तो ये है बच्चे कि अगर आपसे कोई पूछता है कि नर्वस सिस्टम, अगर आपसे कोई पूछता है नर्वस या न्यूरोनल सिस्टम के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है, इसी को हम एक टर्म और भी बोलते हैं नर्व कॉर्ड। ठीक है, इसका ओरिजिन जो है ना बच्चे वो क्या है, इसका ओरिजिन जो है ना बच्चे वो है एक्टोडर्मल ओरिजिन है। ठीक है, एक्सेप्ट, साथ में एक्सेप्ट माइक्रोग्लायल सेल। और माइक्रोग्लायल सेल जो है ना वो एक तरह का इसका नेचर है फैगोसाइटिक सेल्स हैं, ये आप कह सकते हो मैक्रो फेज है, और ये मैक्रोफेज क्या होती है, फैगोसाइटिक नेचर की होती है। ठीक है, मीन्स अगर आपके ब्रेन में कोई भी ऐसा पैथोजन ट्रांसफ़र हो जाता है, पैथोजन माइग्रेट कर जाता है, तो वहाँ पर उसे किल करने के लिए कौन सी सेल्स हैं, तो माइक्रोग्लायल सेल्स हैं। इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कि ये एक तरह की क्या है, फैगोसाइटिक नेचर की हैं, जिनको आप मैक्रोफेजेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपकी बॉडी में बहुत डिफरेंट टाइप की मैक्रोफेजेस हैं। तो ब्रेन के अंदर जो मैक्रोफेजिक सेल्स प्रेजेंट हैं उन्हीं को आप क्या बोलते हैं, माइक्रोग्लायल सेल। ठीक है, आपका पूरा इंटायर नर्वस सिस्टम जो है ना वो एक्टोडर्मल ओरिजिन का है, एक्टोडर्मल ओरिजिन का है। ये बात सभी को क्लियर है। अब देखो यहां से दूसरे पॉइंट आप पकड़ना बच्चे। एक पॉइंट तो ये हो गया कि आपका नर्वस सिस्टम का ओरिजिन क्या है। ठीक है, दूसरा टर्म हमने अंडरस्टैंड किया होम्योस्टैसिस। तो होम्योस्टैसिस को अगर अंडरस्टैंड करना है ना बच्चे, तो आप हमेशा याद रखना कि ये क्या है, आपके इंटरनल, आपके बॉडी के अंदर का एक इंटरनल इन्वायरमेंट है, उसको मेंटेन रखता है। तो आप बोल सकते हो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है, किसकी बात हो रही है, ह्यूमन बॉडी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो होम्योस्टैसिस जो है एक टर्म है जिसका मीनिंग होता है बच्चे मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। मीन्स आपके बॉडी का ब्लड
का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, ब्लड का पीएच कितना है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होना चाहिए। तो ये सारे टर्म्स को मेंटेन करने के लिए हमने अंडरस्टैंड किया कि ये सारे जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है, इसे मेंटेन कौन करने के लिए कंट्रोल कर रहा है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये बात क्लियर है। अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ बच्चे, अगर मैं बात करता हूँ न्यूरोनल सिस्टम के बारे में, या हमने इसी को बोला नर्व कॉर्ड, ठीक है। अब देखो होता क्या है ना कि अगर इस सिस्टम के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की बात करो तो क्या है बच्चे, आपकी न्यूरॉन्स हैं। तो ये एक तरह की हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। कहाँ की, आपके न्यूरल सिस्टम या नर्व कॉर्ड या नर्वस सिस्टम की जो सेल्स हैं वो क्या है बच्चे, न्यूरॉन है। एक बात तो क्लियर हो गई। अब देखो, इस न्यूरॉन की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है बच्चे, हमेशा याद रखना कि ये कभी भी डिवाइड नहीं करती हैं, मीन्स नो डिवीजन, इनका डिवीजन नहीं होता है न्यूरोनल सेल्स का, ठीक है। तो न्यूरॉन्स कभी भी डिवाइड नहीं करती। क्यों ऐसा होता है बच्चे, तो हमेशा याद रखना बच्चे, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल्स, ठीक है। इनके पास क्या नहीं होता है, सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखो, जो न्यूरॉन्स है ना बच्चे, वो बेसिकली काम क्या करते हैं। अगर इनके न्यूरॉन्स के फंक्शन की बात करो तो न्यूरॉन्स का ये काम क्या है। अगर आपके नर्वस सिस्टम की जो बेसिक, आप कह सकते हो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है, तो क्या है बच्चे, आपकी न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। अब देखो, न्यूरॉन्स कभी भी डिवाइड नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। अगर न्यूरॉन के फंक्शन या न्यूरॉन का काम अगर मैं बोलूं तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये जो डिफरेंट टाइप के स्टिमुलाई होते हैं उसको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि ये किसको सेंस करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई को ये क्या करते हैं। एक तो सबसे पहला काम करते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं बच्चे, रिसीव कर सकते हैं, साथ में ट्रांसमिट भी करते हैं, ठीक है। तो आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिस तरीके का अगर उसे स्टिमुलाई दिया जाए तो उस स्टिमुलाई को क्या करता है, सेंस करता है, मीन्स डिटेक्ट करता है, उसे रिसीव करता है और साथ में क्या करता है, ट्रांसमिट भी करता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि न्यूरॉन के कुछ स्पेसिफिक फंक्शन, तो यहाँ पे दो चीज़ें, ये डिवीज़न परफॉर्म नहीं करते हैं और ये स्टिमुलाई को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं और साथ में क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। तो बच्चे, मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस चैनल के लिंक को पहुंचाओ और मुझे कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दो और साथ में अपनी एनसीईआरटी को भी रीड ज़रूर से करो, वीडियो देखने के बाद ज़रूर से करो, ठीक है। तो चलो, नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं इसमें ऐड ऑन करता हूँ बच्चे, तो नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करता हूँ कि ये न्यूरोनल ऑर्गेनाइजेशन है, या आप कह सकते हो कि हाइड्रा के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम है ये तो बहुत ही ज़्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। और इसी का अगर सिंपलर फॉर्म देखना है तो हाइड्रा के अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत ही सिंपल फॉर्म में है। और अगर आप सिनेड्रा के बारे में बात करो तो वहाँ पर एपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। इस चीज़ को हम थोड़ा सा डिटेल में लेके चलते हैं। अगर इंसेक्ट्स में देखोगे तो वहाँ पर और भी ज़्यादा बेटर ऑर्गेनाइज्ड वे में आपका नर्वस सिस्टम है। और यहाँ पर अगर नर्वस सिस्टम में
नर्वस सिस्टम में अगर आप सेल्स की बात करो तो हमने न्यूरोनल सेल्स की बात किया, लेकिन यहाँ पे दो तरह की सेल्स प्रेजेंट हैं। मेन जो सेल्स हैं आपकी क्या है, न्यूरॉन्स। क्या है बच्चे, न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी सेल्स हैं क्या है बच्चे, ग्लायल सेल्स, ठीक है। दूसरी सेल्स क्या है, ग्लायल सेल्स हैं। अब देखो होता क्या है कि न्यूरॉन जो है वो आपके स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल सेल्स हैं, लेकिन ग्लायल सेल्स का काम क्या है कि ये न्यूरॉन सपोर्टिंग सेल्स हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि न्यूरॉन क्या है, तो आप कह सकते हो ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सेल्स हैं आपके नर्वस सिस्टम की, और ये क्या है, न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो न्यूरॉन सपोर्टिंग सेल्स हैं। अब देखो अगर न्यूरॉन का नंबर अगर x है, फॉर एग्जांपल अगर x है, तो इनका जनरली नंबर जो है ना इनसे जस्ट 3 to 5 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो हर ह्यूमन बॉडी के अंदर न्यूरोनल सेल्स जो है ना वो फिक्स नंबर में, लेकिन ग्लायल सेल्स जो है ना वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। तो ऐसा आपने देखा होगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन का जो हेड का साइज़ था ना वो काफ़ी बड़ा था एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ह्यूमन बींग के। तो एक गलत एजम्पशन था लोगों के बीच में कि आइंस्टीन जो हैं वो इतने इसलिए ज़्यादा ब्रिलियंट है ना कि उनके हेड के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूरोनल सेल्स हैं। बट बाद में पता चला कि उनके हेड के अंदर न्यूरॉन सेल्स उतने ही हैं जितने हमारे सर के अंदर है, लेकिन उनके हेड के अंदर ग्लायल सेल्स का नंबर बहुत ज़्यादा था। तो ग्लायल सेल का काम क्या है कि ये न्यूरॉन के फंक्शन, न्यूरॉन को क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। न्यूरोनल सपोर्टिंग सेल्स हैं ग्लायल सेल, ठीक है। तो चलो अगर मैं यहीं पर थोड़ा सा डिटेल मैनर में देखूं तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है ना बच्चे, नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसको हमने अंडरस्टैंड किया बच्चे, कुछ बेसिक्स पॉइंट के बारे में अंडरस्टैंड किया। तो जो नर्वस सिस्टम है ना, ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है, इसे हमने बात किया CNS, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को हम शॉर्ट फॉर्म में N.SP बोल सकते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम शॉर्ट फॉर्म में CNS बोलते हैं, और दूसरे को हम बोलते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं PNS, ठीक है। अब देखो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके अपने दो पार्ट हैं, जिसमें हम बात करते हैं ब्रेन और साथ में बात करते हैं किसकी, स्पाइनल कॉर्ड। इसी तरीके से PNS के भी क्या है, अपने एक दो पार्ट हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब देखो यहां पर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के भी अपने दो पार्ट हैं, अपने क्या है, दो पार्ट है। और इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यहां तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो यहां पे स्पेस नहीं है, तो मैं इस चीज को दूसरे पार्ट में बना रहा हूं कि जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ना बच्चे, सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, इसके भी दो पार्ट हैं। इसके भी क्या है, दो पार्ट हैं। इस सोमैटिक नर्वस सिस्टम में हम बात करते हैं कि इसका जो पार्ट है क्रेनियल नर्व, और साथ में दूसरे को हम बोलते हैं स्पाइनल
नर्व। ठीक है, तो देखो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है उसमें हम बात करते हैं नर्व की, क्रेनियल नर्व की बात करते हैं, और साथ में हम किसकी बात करते हैं, स्पाइनल नर्व के बारे में बात करते हैं। तो ये आपका पूरा इंटायर नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। अब इन्हीं सारे पार्ट्स को ना हम डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने बात किया था ना बच्चे कि जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है इसमें हम नर्व की बात करते हैं, एक तो है क्रेनियल नर्व फाइबर और दूसरा है बच्चे स्पाइनल नर्व फाइबर। ठीक है, तो अब देखो इन्हीं सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप मैनर में अंडरस्टैंड करेंगे। अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, और इस चीज़ को थोड़ा सा रिलेट करना अपने पूरे बॉडी के थ्रू। देखो अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर क्या है, एक टिश्यू है, या आप कह सकते हो ऑर्गन है, और आपके नर्वस सिस्टम का सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं जिसमें हम बात करते हैं किसकी, एक तो आपका ब्रेन और दूसरा क्या है बच्चे, स्पाइनल कॉर्ड। तो चलो इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो बेसिकली टिश्यू या ऑर्गन और इनके बीच में देखो कांटेक्ट कैसे होता है, इनके बीच में कांटेक्ट कैसे होता है। तो आप इसको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि बेसिकली होता क्या है कि इस टिश्यू से कुछ इम्पल्स का ट्रांसफ़र होगा और साथ में इस इम्पल्स को यहाँ पर एनालिसिस किया जाएगा और फिर बाद में एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा। तो यहाँ दो चीज़ें हो रही हैं कि इम्पल्स का क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। मीन्स आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बच्चे कि ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स। अब देखो जब भी इम्पल्स का ट्रांसफ़र किसी टिश्यू या किसी ऑर्गन के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाता है तो ये इम्पल्स का जो ट्रांसफ़र हो रहा है ना बच्चे, ये किसके थ्रू हो रहा है, तो हमेशा याद रखना बच्चे ये किसके थ्रू हो रहा है, तो बाई एफरेंट फाइबर, बाई एफरेंट नर्व फाइबर, या आप एफरेंट फाइबर बोल लेते हैं। अब वो इम्पल्स कहाँ पर आया, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आपका ब्रेन है और साथ में स्पाइनल कॉर्ड है। तो यहाँ पर उस इम्पल्स के रिस्पॉन्स में जो रिस्पॉन्स जनरेट होगा, ये रिस्पॉन्स किसके थ्रू इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा, तो ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स बाई इफरेंट नर्व फाइबर या इफरेंट फाइबर्स आप बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो आपका टिश्यू है और ऑर्गन है, और दूसरा क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ऑर्गन या टिश्यू हमारे नर्वस सिस्टम से किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, थ्रू नर्व इम्पल्स। अब इन नर्व इम्पल्स को ले कौन जा रहा है, तो एक तरफ ले जाने का काम कौन कर रहा है, तो एफरेंट फाइबर कर रहा है, और दोबारा से उस टिश्यू पे रिस्पॉन्स जनरेट, अब यहीं से क्या होगा, रिस्पॉन्स जनरेट होगा। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना बच्चे कि ले जाने का कौन काम कर रहा है, तो एफरेंट दूर ले जा रहा है। ठीक है, तो ए फॉर अवे भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये रिस्पॉन्स इम्पल्स को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। तो बच्चे आगे के सीरीज़ में हम इस पूरे चैप्टर को और भी ज़्यादा सिंप्लीफाइड मैनर में अंडरस्टैंड करेंगे। तो बच्चे आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुंचाओ ताकि सभी का बेनिफिट हो सके, और साथ में अपनी NCERT को रीड करना मत भूलना। थैंक यू।